हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो 2024 में बीजेपी को कोई पूछेगा भी नहीं। जी हां, ये शब्द हैं नीतीश कुमार के। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज विधानसभा में खूब बीजेपी के ऊपर बरसे हैं। इस बीच उन्होंने एक बात का और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा और महागठबंधन की सरकार बनाई तो उनके पास बहुत सारे प्रदेशों से, बहुत सारे सूबों से फोन आया। जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके फोन आए और कहा कि बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ऐसे में सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार फोन आया किसका किसका, क्योंकि बहुत सारे दल तो ऐसे हैं जो 2024 के लिए अपना कैंडिडेट, अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पे विश्वास जता कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। मैं हूं हिमांशु मिश्रा और हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हैं। संजीव जी, किसका फोन आया आखिरकार? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि हम आगे हैं, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आम आदमी पार्टी से कि हम आगे हैं, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी या फिर उससे जुड़े हुए जो भी नेता हैं वो आगे हैं। आखिरकार फोन आया तो किसका फोन आया नीतीश कुमार के पास में, जिसका जिक्र आज उन्होंने विधानसभा में किया? देखिए, 160 वो आंकड़ा है जो आज आरजेडी और जेडीयू गठबंधन ने बिहार की विधानसभा में प्राप्त किया है और 243 कुल सीटें हैं वहाँ। तो 160 का बड़ा ही प्रभावशाली आंकड़ा है ये। और स्थिति ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट कर गई, क्योंकि हार तय थी और जाहिर है कि ऐसे में उनके पास विकल्प नहीं बचे थे। नीतीश कुमार, जो कि आज की तारीख में कई सवालों के दरमियान वो हैं बार बार पाला बदलने के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि नीतीश कुमार खड़े रह गए और भारतीय जनता पार्टी सदन छोड़कर चली गई, जबकि वहाँ मौजूद रह कर के सवाल करने चाहिए थे। तो ये नज़ारा तो हम लोगों ने देखा और शायद यही वजह थी कि बड़े ही उत्साहित होकर के नीतीश कुमार ने ये बात कही कि हमें फ़ोन आया और कई जगहों से हमें फ़ोन आया और उन्होंने कहा बहुत अच्छा हमने किया। अब देखिए, दो बातें हैं। बहुत अच्छा हमने किया यानी कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर हमने बहुत बढ़िया किया। आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कहने के साथ उन्हें उम्मीदवार भी मान लिया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उम्मीदवारी इन द सेंस कि नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया, एक विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, वो ये संकेत भी देते हुए नजर आ रहे थे अपनी बातों से। क्योंकि जब वो कह रहे थे कि 2024 में हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई पूछेगा नहीं, इस बात का भी जिक्र जब करते तो दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती है। जी हाँ, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि वो एक बड़ी गोलबंदी की कल्पना कर रहे हैं। जो कि हर प्रदेश से होता हुआ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होगा। देखिए, ये बात तो हकीकत है। आज की तारीख में राज्यों में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं और वहाँ मजबूत विपक्ष के तौर पर जो दल हैं उनसे संपर्क किए बगैर कोई भी व्यक्ति चेहरा नहीं बन सकता है नरेंद्र मोदी के सामने। अब प्रश्न तो यहाँ ये भी है कि आखिर हमारे देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बड़े राज्यों की आप गणना कर लीजिए तो आप पाएंगे कि एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहाँ 42 सीटें हैं और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु है और इसके अलावा तेलंगाना है, इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यानी कि ये जो कोरोमंडल का कोस्ट है, ये जो कोरोमंडल का इलाका है, इसमें करीब 4 राज्य हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल शुरू आप कर ले, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु और उस तरफ केरल। तो ये सारा दक्षिण का राज्य है। यानी कि उनको फ़ोन इन्हीं 4 राज्यों 5 राज्यों से आए होंगे, दक्षिण के राज्य और बंगाल, यहाँ से आए होंगे फ़ोन। इसके अलावा हमारे देश में जो राज्य बचता है वो है अरविंद केजरीवाल की शासन वाला दिल्ली। तो आपने जैसा कहा भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो खुद दावेदार से आजकल लगने लगे हैं। ममता जी तो हमेशा से दावेदार हैं और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई और बड़ा राज्य है आज की तारीख में जो विपक्ष द्वारा शासित है और जहां से ये फ़ोन आया होगा। क्योंकि देखिए, बाकी के 2 राज्य बचते हैं, छत्तीसगढ़ और
राजस्थान, तो ये दोनों तो मान लीजिए कि उनकी अपनी पार्टी है और उसके अनुशासन के हिसाब से ही उन्होंने बधाई दी होगी और बधाई में उन्होंने सारी बातें कही होंगी, लेकिन चेहरा उन्हें बनाने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे, क्योंकि कांग्रेस अपना अध्यक्ष अभी नहीं चुन पा रही है। तो अभी 2024 के लिए उम्मीदवार कैसे किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, बहुत जायज है ये बात। तो अब इनसाइड स्टोरी इसमें तो यही मुझे समझ में आती है कि ये कुछ राज्य हैं जिसमें कि फ़ोन आया ज़रूर होगा और कहा गया होगा। इसके अलावा जो विपक्ष के नेता हैं उनके फ़ोन आए होंगे और आप जानते हैं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की, कुछ ऐसी खबर भी आएगी और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेताओं के संपर्क में वो रहे हैं, तो जाहिर है उनके फ़ोन आए होंगे क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी वहाँ उनके साथ गठबंधन सहयोगी है। जब नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सब मिलकर साथ में अगर 24 में चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी को कोई पूछेगा नहीं, तो क्या वो ये भी संकेत देते हुए नजर आते हैं कि हम हर किसी को कन्विंस करेंगे, आने वाले वक्त में हम कन्विंस करने की स्थिति में आएंगे कि सभी दल एक साथ आए, हमारे नेतृत्व में आए? देखिए, ये एक टेस्ट बलून है जो आज अपने भाषण के जरिए उन्होंने 2-3 बातें कह दी। एक तो ये है कि सिंबॉलिज्म पे चुनाव अगर लड़ा जाना है तो उन्होंने एक लाइन कही कि बापू को ये लोग ख़त्म करेंगे। यह आरोप उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि बापू को ये ख़त्म करेंगे। अब बीच बीच में ये बहस सामने आ जाती है बापू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या संघ के कुछ नेताओं के, मैं मुख्य धारा के नेताओं की बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो कि कुछ कुछ बोल जाते हैं और वहाँ से ये लगता है कि क्या बापू में जिस तरह से पूरे देश की आस्था है, क्या कुछ हैं ऐसे दक्षिणपंथी जिनकी आस्था नहीं है, उसको वो आधार बनाना चाहते हैं, चुनावी आधार। दूसरी बात यह है कि उनकी बातों से लगता है कि 1 अगेंस्ट 1 की पॉलिटिक्स में वो चाहते हैं कि 2024 का चुनाव लड़ा जाए। एक बनाम अनेक से वोटों का विखंडन होता है और वो चाहते हैं संभवतः कि इस तरह से हम गोलबंद हों कि नरेंद्र मोदी के सामने हम सब एक हों। 2019 में भी मोदी वर्सेस ऑल का नारा दिया गया, मंच पर सब एक साथ हाथ मिलाकर खड़े हुए, लेकिन उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आया। इस बार क्या उस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करेंगे कि सब लोग साथ में आ जाए? देखिए, 2018 की वो तस्वीर थी, आपने भी जिक्र किया, कर्नाटक में चुनावी जीत हुई थी और वहाँ पर सब लोगों ने शपथ ग्रहण के पहले हाथ उठाया था और बड़ी जीत मानी जा रही थी वो। उसके बाद 2019 का चुनाव आया और 2019 के चुनाव में उस तरह से कोई गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का नहीं देखा गया, तो उसमें मुख्य चेहरा राहुल गांधी ही थे और राहुल गांधी मैच नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष जो आज की तारीख में जहाँ पर खड़ा है, क्या चेहरे से चेहरे को टकरा करके चुनाव जीता जा सकता है? नरेंद्र मोदी एक चेहरा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई व्यक्ति है क्या विपक्ष में? ये बड़ा सवाल है, जो चेहरे के बनाम चेहरा खड़ा हो जाए। और ऐसे में जवाब ना में आएगा, कोई भी चेहरा उस कद का नहीं है जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके। लेकिन हाँ, जो गोलबंदी है, ख़ास तौर पर सामाजिक न्याय के नाम पर जो गोलबंदी होती है, उसको बहुत से लोग जो उसके आलोचक हैं वो कहते हैं जाति के आधार पर गोलबंदी। तो उन्हें ये लगता है कि अगर गोलबंदी हम करने में सफल हो जाते हैं, और यही बात आज नीतीश कह रहे थे कि अगर वो गोलबंदी हो जाती है जो सामाजिक न्याय के संदर्भ में हुई थी, 1989 में हुई है और समय समय पर राज्यों में होती रही है, जिस दम पर अभी बिहार में देखिए एक सरकार भी बनी है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए टक्कर दे सकते हैं क्योंकि कमोबेश उनके वोट परसेंटेज 40-45 के बीच में ठहर जा रहे हैं। यानी कि उनसे अलग एक बड़ा वोट बैंक है 55-60% का, जो उन्हें वोट नहीं देता है। तो क्या उन सबों को साथ आने में, मतलब ममता बनर्जी भी साथ आ जाए, बीजेडी भी साथ आ जाए, वाईएसआर भी साथ आ जाएं, तेलंगाना राष्ट्र समिति भी साथ आ जाए, डीएमके भी साथ आ जाए, लेफ्ट के तमाम दल भी साथ आ जाएं, आम आदमी पार्टी भी साथ आ जाए, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वगैरह वगैरह सारे साथ आ जाएं और तमाम दल मिलकर, और जितने छोटे दल उत्तर प्रदेश में हैं वो तमाम बीएसपी भी साथ हो जाएं, सपा भी साथ हो जाएं और मिलकर के हम एक ऐसी गोलबंदी तैयार करें, क्योंकि कमोबेश इन सबों की राजनीति सामाजिक न्याय वाली राजनीति है। तो इन सब के खिलाफ, और अब तो
देखिए कि शिवसेना भी सामाजिक न्याय की राजनीति में ही आ गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो गठबंधन कायम रहेगा महाविकास आघाड़ी का, और आने वाले चुनाव में बीएमसी को छोड़ करके वो सभी चुनाव वो एक गठबंधन है वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, और उसमें से नेता निकलते हैं शरद पवार। केसीआर का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, और ममता बनर्जी का जिक्र किया पिछले दिनों, और कहा कि ये 3 लोग मिलकर महागठबंधन जो 2024 के लिए उसको बनाने में अपना पूरा फ्रेमवर्क कर रहे हैं। क्या ये महागठबंधन नीतीश के नेतृत्व में स्वीकार कर पाएंगे अखिलेश यादव, आपको लगता है? अब देखिए, पहले तो नीतीश का नेतृत्व जो है तो वही अपने आप में अभी तो प्रश्न चिन्ह के दायरे में है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के नीचे गोलबंद होंगे। ये गोलबंद होने की एक भावना है लोगों के अंदर, पर वो बड़ी मुश्किल है भावना, क्योंकि चेहरे के नाम पर आकर के सब लोगों को कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस हो जाती है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। देखिए, सरोकारों का गोल बंधन हो जाता है, सरोकार हमारे और आपके कंसर्न्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अब ईडी और सीबीआई से हम भी प्रताड़ित, आप भी प्रताड़ित, तो क्या ये एक फैक्टर है? भाई वो तो अरविंद केजरीवाल के साथ अप्लाई कर रहा है, वो ममता बनर्जी के साथ भी अप्लाई कर रहा है, वो लालू यादव के साथ भी अप्लाई कर रहा है। इसीलिए जेडीयू कहती है आम आदमी पार्टी से कि जब आप पर पड़ती है तो हम आपके बारे में जब बात कर रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, तो आप भी जब दूसरों पे बात आए तो हमारे साथ बात करिए, हमारे लिए बात करिए। हाँ, कांग्रेस के साथ भी अप्लाई कर रहा है, और बहुत से दल हैं, ज्यादातर दल हैं जिनके साथ अप्लाई कर रहा है। तो क्या ये गठबंधन की वजह हो सकती है? और देखिए, चेहरे को सामने रख करके मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करेंगे विपक्ष के लोग, नीतीश हों या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, ये सब लोग जो हैं चेहरे के तौर पर इनको आगे लाकर इनके पीछे भीड़ जमा की जाए, ये शायद सही राजनीति नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने ये चेहरे फीके पकड़, मान लीजिए वो प्रधानमंत्री अगर फीके पड़ गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी गोलबंदी में। क्या नीतीश कुमार का ये कहना कि एक साथ मिलकर लड़ना, शायद ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी आप हैं, जिस राज्य में आप हैं, वहां पर आप बीजेपी को कमजोर करें। अगर आप बीजेपी को कमजोर कर पाएंगे तो फिर बीजेपी का चेहरा नजर नहीं आएगा, फिर हम बाद में बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक चेहरे को हम आगे लेकर आए। लेकिन ये संभव कागजों पर लगता है, और ऐसा नहीं है। कभी कभी जो कागजी चीजें होती हैं वो सफल होती हैं। नहीं, जैसे कि अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में हमने पिछली बार की अपेक्षा देखा कि इस बार उन्होंने अच्छा काम किया, सीटें भी उनकी बढ़ी। तो ऐसे में अगर वो डैमेज दे पाते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दे पाती हैं, हालांकि दिल्ली में तो 7 ही सीटें हैं, वहां कितना दे पाते नहीं, मतलब पाते, आपने यूपी की बात करी। हाँ, अगर हर जगह तो की यूपी में बीएसपी सभा मिल जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे? 2019 ने साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो दोनों के वोट कम जाते हैं, दोनों के वोट कम जाते हैं। मायावती ने जिस तरह से आरोप लगाया अखिलेश के ऊपर, वो जाना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, तो मैथमेटिकली जो है वो चीजें होती भी तो दिखती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, अमूमन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इस दल को उस दल से जोड़ दें तो कागजों पर आप जोड़ ले सकते हैं, पर उस तरह से वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी में बहुत से वोटर हैं जो कि बसपा के उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाते हैं, भले ही अखिलेश और मायावती जी एक साथ हो जाएं, पर नीचे ज़मीन पर बहुत मुश्किल है मिल जाना। उसी प्रकार बीएसपी वाले सपा के उम्मीदवार को वोट दे लें बहुत आसानी से, ऐसा हो नहीं पाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह है कि एक कोई ऐसा सार्वभौमिक पूरे देश का चेहरा हो और उसके ऊपर लोग गोलबंद होने को हो सकते हैं। वो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार हो सकते हैं, यही 3 नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आया है और बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर बिखराव ज्यादा नजर आता है, बिखराव ज्यादा है, और मुकाम जो हासिल कर लिया है नरेंद्र मोदी ने वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। लेकिन ये मैं फिर भी कहूंगा कि ये असंभव नहीं है, क्योंकि चीजें आखिरी 1 साल में पलटती हैं। मुझे याद है साल 2012 तक, 11.5-12 तक चीजें बिल्कुल दुरुस्त जा रही थी यूपीए के लिए, डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा था। एक चुनाव जीत चुके थे पीछे कांग्रेस वाले, और 2004 में 143 सीटें, तो 2009 में 205 सीटें लेकर के आए थे। और बहुत सी योजनाएं उनकी सफल हो रही थी जमीन पर, कि अचानक से 2G आ गया, और उसके बाद ये कोल स्कैम आ गया, और उसके बाद फिर वो महंगाई का आलम आ गया, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस आपको याद होगा वो डॉलर घट ही नहीं रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा नहीं घटा पा रहे थे, प्राइसेस को 70-75 ही था। हालांकि आप तो 70-75 भी सस्ता लगता है। सही तो बात है। वो आखिरी एक साल में गड़बड़ हो गया था। वो कल्पना करना कि अभी जो सही है वही आगे भी सही रहेगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें सरोकारों का गठबंधन हो सकता है, इश्यूज का गठबंधन हो सकता है। चेहरे के पीछे गोलबंदी हो जाए, ये आसान नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने आज जिन बातों का जिक्र किया है, क्या वो 2024 के लिए गोलबंदी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।